हेलो, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्ण। दिस इज निवेदिता एंड वेलकम टू ईलॉक एग्जाम। सो बेसिकली आज आपकी क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड क्लास है, ठीक है। इसमें एटमॉस्फेयर आएगा आपका, इसके रिगार्डिंग अदर आगे क्लासेस चलेंगी। अच्छा, आपको बेसिकली जानकारी दे दूं कि ये क्लासेस जो होंगी आपकी रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगी, बाकी इसके जो क्वेश्चन आंसर्स वाली फॉर्म होगी वो आपको लाइव मिल जाएगी, ठीक है। तो आप क्लासेस को देख लीजिएगा ताकि आप इनके क्वेश्चन आंसर्स को कर सकें, ठीक है, जो पेपर में स्पेशली एनडीए में पूछे जाते हैं, डिफेंस में, एनडीए में, सीडीएस में, ठीक है, सीएपीएफ में। तो मैं वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे लेकर आऊंगी। अदर स्टेट में भी पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। बहुत इजी, अच्छा चैप्टर है और इजी भी है, तो आप लोगों को पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। लेट्स बिगिन द सेशन। ओके, सो ज्योग्राफी या क्लाइमेटोलॉजी जैसा आपने देख रखा, थंबनेल आपके सामने बना हुआ है। एज यू ऑल नो कि इसकी ऑलरेडी एक ऐप भी है, ठीक है, ईलॉक एग्जाम ऐप है, जिसमें आप जाके यहाँ से पीडीएफ परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से। ओके, सो बेसिकली हमारा टारगेट एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर से रिलेटेड चीजें हम पढ़ेंगे। पेन कहाँ गया? ठीक है, तो एटमॉस्फेयर से रिलेटेड हम चीजें पढ़ेंगे और आपको समझाएंगे कि क्या है, इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। ये क्या है हमारा, आप देख सकते हैं, अर्थ है, ठीक है। अर्थ उस समय में जब शुरुआत ऐसी चल रही थी, किस तरीके से हमने पता लगाया गैसेस के बारे में, इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। उससे पहले देखेंगे इस अर्थ में आपको क्या क्या दिख रहा है। पानी है, ठीक है, पहाड़ है, ठीक है, बादल है, ये सब दिख रहा है और इसी से रिलेटेड टॉपिक आपको पढ़ना है। सो चलें, आओ। इसके बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ जानेंगे, वो ध्यान से सुनना है। इसमें तो दिख ही नहीं रहे। अब दिख रहा है? कुछ क्लियर हो रहा है या किसी और पेन का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है मुझे? अब ये मत कहना हमारे पहाड़ लाल नहीं होते, ठीक, ठीक है। ये उस टाइम की बात है, ये उस टाइम की बात है जिस समय हमारी पृथ्वी में क्या चल रहा था। वोल्केनो फटता था, लावा निकलता था, वो कहीं पे गाढ़ा होता था तो वहाँ पे परत बनाता था, कभी वो क्या बोलते पहाड़ बना देता टाइप में, ठीक है ना, वोल्केनो, और कभी वो एकदम गड्ढा बना देता था, ठीक है। तो होता क्या था, यहाँ से क्या निकलती थी, गैसेस। उस समय तक ना, इसमें जिस समय ऐसी काम चल रहा था, उस समय जब ये बादल वादल ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ पहाड़, और उस समय यहाँ पे क्या चल रहा था, गैसेस निकलती थी, वोल्केनो फटता था, लावा निकलता था, गैसेस निकलती थी, उसमें ऑक्सीजन नहीं रहता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब लावा फटता था उसमें ऑक्सीजन नहीं रहता था, गैसेस पार्टिकल्स होते थे, अदर चीजें वाटर वेपर्स मिलते थे, लेकिन गैसेस नहीं मिलती थी। होता क्या था, यहाँ से गैसेस रिलीज हुई, यहाँ पे इन्होंने क्या बनाया, बादल बनाने स्टार्ट कर दिए, है ना। जब रिलीज होगी गैस तो ऊपर वेपर्स जाएंगे, बादल बनेंगे, फिर वो बरसेंगे। अब सुनना कि जो हमारा अर्थ था उस समय टेम्परेचर था बहुत ज़्यादा। क्या था, टेम्परेचर ज़्यादा था, तो जैसे ये पानी नीचे आता था ये पूरा नहीं आ पाता था। टेम्परेचर अर्थ का इतना ज़्यादा था कि इसे आधे रास्ते से ही इवेपोरेट कर देता था, ठीक। उसके बाद क्या होता था, दोबारा से ये ऊपर चला गया, फिर इसने बादल बनाने शुरू करे, फिर ये और बरसता, फिर दोबारा से पृथ्वी उस समय गर्म बहुत ज़्यादा थी, है ना, गर्म थी, इस वजह से क्या बोलते आधे रास्ते से इसे इवेपोरेट कर देती थी। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि वर्षा इतनी ज़्यादा हुई, जो ये हॉलो वाले पार्ट थे ना, ये हॉलो वाले पार्ट जो पानी ऐसे जहाँ पे गड्ढा था, जहाँ पे कम था, जहाँ पे डीप था थोड़ा सा, वहाँ पे क्या होता, पानी आने लगा और पानी इकट्ठा होने लगा, धीरे धीरे पानी इकट्ठा होने लगा। और जैसे ही पानी इकट्ठा होने लगा तो क्या हुआ, यहाँ पे जो अर्थ का टेम्परेचर था वो थोड़ा सा कम होने लगा होगा। ऑब्वियस है, कोई अगर गर्म चीज पे ठंडी चीज जाने लगेगी तो उसका टेम्परेचर अपने आप ही मेंटेन होने लगेगा। तो ऐसा ही कुछ अर्थ के साथ भी हुआ और उसने क्या करा, अपने टेम्परेचर को थोड़ा मेंटेन करना शुरू कर दिया और यहाँ पे क्या हो गया, पानी जमा, ठीक। लेकिन अब बात आती है, पानी जमा हुआ तो हुआ क्या, अभी भी इसमें ऑक्सीजन नहीं है, अभी भी पता नहीं चला है ऑक्सीजन का। तो कैसे पता चला भाई, देखो यहाँ पे जो ये पार्ट रहते थे ना, जहाँ पे पहाड़ी वाले पार्ट थे, इनके कोने कोने में क्या देखना हमें लगा, हमने ये देखा, इनके कोने कोने में हमने ये देखा कि ये जो पार्ट थे ना, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे क्या थे, फोटोसिंथेटिक या क्लोरोसिंथेटिक क्या बनने लगे थे, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया मिलने लगे। क्या मिलने लगे, कीमोसिंथेटिक या बोल दो फोटोसिंथेटिक, सिंथेटिक बैक्टीरिया मिलने लगे, बैक्टीरिया, ठीक है, समझ रहे हो, बैक्टीरिया मिलने लगे। उससे क्या हुआ, हमें फिर ऑक्सीजन कैसे मिली, ये
बैक्टीरिया मिलने लगे तो इन बैक्टीरिया की वजह से यहाँ पे ग्रीन ब्लू, ठीक है, ग्रीन ब्लू एल्गी मिलने लगी, ठीक है, ग्रीन ब्लू एल्गी पनपने लगी, ग्रीन ब्लू एल्गी पनपने लगी, ठीक है। उस ग्रीन ब्लू एल्गी में इन्होंने क्या देखा? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल तो होता क्या था? सूरज तो था ही ना, सूरज की रोशनी आती थी तो क्लोरोफिल क्या करता था? क्लोरोफिल उसे अपने अंदर ट्रैप करता था, है ना, क्लोरोफिल जो होता है ग्रीन कलर का वो ट्रैप करता था। तो जब सूरज की रोशनी आती थी और क्लोरोफिल ट्रैप करता था तो यहाँ पे क्या करते थे ग्रीन ब्लू एल्गी? ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट करते थे। फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होता मतलब फूड बनाने लगे और इसी वजह से यहाँ से ऑक्सीजन का रिलीज होने लगी, ठीक है, ऑक्सीजन यहीं से हमें मिलने लगी। तो ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? ऑक्सीजन मिलने लगी तो भैया गैसेस आने लगे। तो गैसेस अलग अलग प्रकार की, देखो अदर गैसेस तो थी, हमें जब वोल्केनो फटा हमने पता नाइट्रोजन का रिलीज होता था, पे क्लोरीन है ना, लेकिन ऑक्सीजन इस तरीके से रिलीज हुई। धीरे धीरे समय बढ़ा और हमारी एक तरीके से जो गैसेस है वो क्या होने लगी? फैलने लगी, ठीक है, गैसेस फैलने लगी। तो भैया इस तरीके से जो गैसेस है उसने अपनी एक लेयर बना दी। उसी लेयर को हम क्या नाम देते हैं? जो यहाँ पे दे रखा एटमॉस्फेयर। क्या नाम देते हैं उसे? एटमॉस्फेयर नाम हम देवत हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर देते हैं। और इसी एटमॉस्फेयर को हमने क्या बोला था? गैसियस लेयर, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसी एटमॉस्फेयर को, ठीक है, इसी एटमॉस्फेयर को हमने नाम क्या दिया था? हमने जो नाम दिया था दैट इज गैसियस एनवलप, ठीक है, गैस एनवलप। अब ये गैसियस एनवलप में हमें क्या क्या मिलता था? गैसियस एनवलप में हमें जो चीजें मिलती थी वो बेसिकली क्या थी? वो चीजें थी गैस, ठीक है, साथ में क्या मिलता था? वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल हमें यहां मिलने लगे। डस्ट पार्टिकल, कौन कौन सी गैसेस आगे पढ़ेंगे, पर हमें ये तीन चीजें मिलने लगी, गैस, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल। अगर हम बात करेंगे कि ये अर्थ के अर्ध गिर्द जो एटमॉस्फेयर था ये कितनी दूरी पे था, या बात करें कितनी दूरी से, पहले ये बात करेंगे कि कैसे ये हमें मिलता था, मतलब ये हमारे अर्थ से कैसे बंधा हुआ है, ड्यू टू जी ग्रेविटेशनल फोर्स से कारण, ठीक है। और दूसरी बात, जो इसकी एवरेज इफेक्टिव हाइट होगी, है ना, एटमॉस्फेयर की जो अर्थ से इफेक्टिव हाइट होगी वो कितनी होगी? 1000 किलोमीटर। इफेक्टिव हाइट, प्रभावी हाइट बोल रहे, प्रभावी ऊंचाई, ठीक है, इफेक्टिव हाइट अगर बात करेंगे, कभी आया पेपर में स्टेटमेंट, जो इफेक्टिव हाइट होती है एटमॉस्फेयर की वो 1000 किलोमीटर होते हैं। हिंदी में इसे प्रभावी ऊंचाई कहते हैं, ठीक, इतनी बात याद रखेंगे। सो लेट्स मूव, ठीक है, क्या है पढ़ते हैं थोड़ा सा इस चीज के बारे में आगे, ठीक है। तो आपको ये दिख ही गया होगा। तो देखो हमारा अर्थ जो है किससे घिरा हुआ है? गैसियस एनवलप बोला गया, ठीक है, इसमें क्या बोला है? जो हमारा अर्थ है वो गैसियस एनवलप से घिरा हुआ। इसका मतलब एक गैसियस एनवलप जो कवर करेगा अर्थ को, ठीक है, जो अर्थ के साथ क्या होगा? कनेक्ट होगा, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो कनेक्ट होगा अर्थ के साथ। किस वजह से? ग्रेविटी वाले फोर्स से, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हमारा जो एटमॉस्फेयर है हमारे अर्थ से अटैच हो रखा है, जिसकी मैंने आपको अभी इफेक्टिव हाइट भी बताई, जिसकी इफेक्टिव हाइट आपको 1000 किलोमीटर दिखी, ठीक है, यही हमने लिख रखा है और यही आपको अभी मैंने बताई, ठीक, ओके। उसके बाद अगर हम कंपोजिशन करें कि यहाँ हमें क्या क्या प्राप्त होगा, तो हमने बताया था गैस, डस्ट पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, और वाटर वेपर होंगे। गैस भी दो टाइप की होती है, इस बात को भी जानो भाई। हमारी जो गैस है वो दो टाइप में मिलेंगी हमें, आइदर कांस्टेंट जिसे हम परमानेंट कहते हैं, या फिर वेरिएबल, ठीक है, या फिर क्या करेंगे? वेरिएबल। समझ रहे इस बात को? आइदर परमानेंट और वेरिएबल। परमानेंट बोले तो स्थायी गैस जो कि एक ही जगह पे मिलती है, और वेरिएबल बोले जो कि चेंज होती रहती है अलग अलग उसमें, ठीक है ना, चेंज होती रहती है। तो भैया जो हमारी परमानेंट गैस है, समझ रहे हो, जो हमारी परमानेंट गैस है वो उसको देखो, ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये हमारा अर्थ है। अर्थ की जो ऊपर जो हमारी क्रस्ट वाली लेयर होती है, जहां होते हैं, वहां से 80 किलोमीटर तक हमें परमानेंट आइदर कांस्टेंट वाली गैसेस मिलेंगी। समझ रहे हो? वो वाली गैसेस जिनका परसेंटेज और रेशियो यहां तक जाएंगे तो चेंज नहीं होगा, सेम होगा।
गॉट इट। इसका मतलब रेशियो हो या परसेंटेज हो, उन दोनों में कोई चेंजेस नहीं आएंगे टिल 80 किलोमीटर तक। यहाँ हमें सारी हमारी परमानेंट गैसेस मिलेंगे। तो नीचे लिखो, देखो पढ़ो पढ़ो क्या लिखा हुआ है, देखो देखो क्या लिखा हुआ है, गैसेस जो कि कांस्टेंट होंगी या परमानेंट होंगी, जिन्हें स्थिर या अस्थायी कहते हैं। गैसेस विच डू नॉट चेंज देयर परसेंटेज एंड रेशियोज अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। इतनी बात समझ आई? ओके तो देखो हमें कौन कौन सी गैसेस हैं जो मिलेंगी, तभी तो बोलत हैं ब्रेक यही करवाता है ना, इसीलिए कहते हैं गैप बिल्कुल नहीं लो, कम करो पर करो। चलो ठीक है, उसके बाद हम पे कौन कौन सी गैसेस होती हैं, देखो हम पे गैसेस होते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है ऑक्सीजन हो गई, ठीक है। और कौन सी गैसेस होती हैं भैया, और होती है आर्गन, ठीक है। इंपॉर्टेंट गैसेस है, पहली होती है हमें नाइट्रोजन जो 78% मिलती है, उसके बाद ऑक्सीजन होती है जो कितना मिलती है, दैट इज 20.9%, जिसे हम 21% भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं 0.008%, 9%, ठीक है। इतना इतना हमें क्या मिलती है, 0.0989398 कर दो जो भी है, ठीक है। तो इतना हमें क्या मिलती है, गैसेस जो होती है हमारी, ये कांस्टेंट गैसेस होती है जो मिलती है, आपको यहाँ देख सकते हो, ठीक है। नाइट्रोजन इतना है, ऑक्सीजन इतना है, फिर आर्गन है, देन कार्बन डाइऑक्साइड है, और देन अदर गैसेस है, ठीक है। इनका रेशियो देख सकते हो आप, वेरिएबल, ये हमारी कांस्टेंट गैसेस हैं। ठीक है, तो जो गैसेस होती है, अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी हमारी वेरिएबल गैसेस होती है, वेरिएबल गैसेस नहीं बोला, मतलब जो हमारी कांस्टेंट गैसेस होती है, परमानेंट गैसेस होती है, ये हमारे वेदर फिनोमिना में कभी काम नहीं आती हैं, ये उनमें काम नहीं आती है किसी भी वेदर फिनोमिना में। आप जैसे देख सकते हैं ये गैसेस कंट्रीब्यूट नहीं करती है हमारे वेदर फिनोमिना में। वेदर फिनोमिना कौन कौन से, चक्रवात आ रहा है, बर्फबारी हो रही, वर्षा हो रही, ओला हो रही, ठीक है, अदर थंडरस्टॉर्म, ये सारी चीजें होती है ना, इनमें हमारी जो ये गैसेस होते हैं इनका कोई योगदान नहीं होता। इस बात को याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं वेरिएबल गैसेस में, ठीक। आगे मूव करते हैं हम वेरिएबल गैसेस में। आप वेरिएबल गैसेस को देख सकते हैं, इन्होंने रेशियो लिख रखे हैं आपके पास। वेरिएबल गैसेस कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। वेरिएबल गैसेस वो होती हैं जिनका रेशियो और परसेंटेज चेंज होता रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहता किसी भी पीरियड में, ठीक है। उसके अंदर हमारी वाटर वेपर्स हैं, अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजें होती है। देखो कौन कौन सी जो हमारी गैसेस इंपॉर्टेंट है, पहले उसे पढ़ते हैं, फिर हमारी वेरिएबल गैस में चलेंगे, ठीक है। देखो नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बॉडी में अमीनो एसिड्स बनाने का काम करती है, जिससे प्रोटीन प्रोड्यूस होते हैं ना, प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन का इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है। फिर CO2 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस के लिए, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग इसी से प्रोड्यूस भी हो जाती है अगर ये ज़्यादा हो जाए तो, ठीक है। ऊपर से हमारा ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, CH4 मीथेन इंपॉर्टेंट है। ओजोन, ओजोन किस लिए होता है, ओजोन लेयर डिप्लीशन में जो वर्क करता है ना, ताकि यूवी रेस से हमें क्या करे, बचा सके, तो ओजोन लेयर भी इंपॉर्टेंट होती है जो पेपर में पूछी जाती है, ठीक। चलो तो हमारी जो गैसेस हैं वो गैसेस बता देते हैं आपको कौन कौन सी हैं। देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन गैस, कौन सी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या भैया कैसे होता है डेवलपमेंट, तो अगर नाइट्रोजन से रिलेटेड हम बात करें तो नाइट्रोजन गैस जो होती है हमारी, अच्छा आपको ये सब बताना था ना कि कौन कौन सी गैसेस वेरिएबल है, पहले ये भी बता दूँ, हाँ, फिर वरना बोलोगे आपने बताया भी नहीं, लिखा भी नहीं, क्या हुआ। देखो जैसे CO2 होता है, CO2 हमारी क्या है, वेरिएबल गैस है, अलग अलग जगह पे हमारी अलग अलग मिलती है, ठीक, ओके। उसके बाद ये हो गया, ऑक्सीजन वगैरह भी आती है, मतलब एक पीरियड तक क्या होती है, कांस्टेंट होती है, उसके बाद ये भी वेरिएट करने लग जाती है, ठीक है। मैंने ऑक्सीजन, क्या हो गया मुझे, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लिखना यहाँ क्रिप्टॉन था, लिखिए ऑक्सीजन जी हूँ, रुको 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 पुत्र रुको, ठीक है। फिर क्रिप्टॉन, ठीक है। ऐसी अदर गैसेस भी होती है, जैसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, ठीक है, जिनॉन होगा, ओजोन हो गया, ये सारी हमारी क्या होती हैं, गैसेस होती हैं, ओके। क्रिप्टॉन, ठीक है, ओजोन, ठीक है, ओजोन हो गई। उसके बाद और अदर क्या गैस होती है, जिनॉन,
ये सारी हमारी क्या होती हैं, हमारी वेरिएबल गैस के अंदर आता है। और हमारी जो परमानेंट गैसेस हैं वो कौन सी थी, मैंने बताई थी, नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन था, है ना, आपको बताया था। उसमें ये सारी आती है, आर्गन था, ये सारी आपकी क्या है, सारी परमानेंट है। और जिनॉन, क्रिप्टॉन, CO2, ओजोन, ये सारी आपकी वेरिएबल गैसेस हैं। ओके, चलो तो अब पहले बात करते हैं हमारी परमानेंट गैसेस से रिलेटेड क्या क्या है। चलो सुनो, ब्लैक का इस्तेमाल करते हैं ना, ज़्यादा सही रहेगा। सुनो, तो हमारा जो नाइट्रोजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अमीनो एसिड को बनाने के लिए, ठीक है। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अमीनो एसिड ये रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, क्योंकि ये अमीनो एसिड में प्रोटीन बनाने का काम करता है, ठीक। रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है, ये, जिससे हमारी लाइफ जुड़ी हुई है। आपने देखा होगा जो लोग जिम जाते हैं दे ऑल्सो कंज्यूम प्रोटीन, है ना, प्रोटीन लेते हैं क्या, डंबल वंबल मसल्स वगैरह बनाने के लिए, इसीलिए डंबल वगैरह लगाते हैं, प्रोटीन पीते हैं और मसल्स बनाते हैं। साथ में आपने देखा होगा हमारी बॉडी जो ह्यूमन बीइंग है जन्म लेता है, ठीक है, स्पर्म, उसमें भी वो स्पर्म में भी, ठीक है, स्पर्म भी अब बहुत वर्क करता है एक ह्यूमन बॉडी को जन्म देने के लिए, तो उसमें भी प्रोटीन की मात्रा होती है, ठीक है। तो इसीलिए ये ऑल्सो फॉर लाइफ, ठीक है, लाइफ हमारी जो चल रही है इसमें प्रोटीन का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। चलिए ओके, उसके बाद आप बात करते हैं CO2 की, ठीक है, हम करते हैं CO2 की बात, क्योंकि CO2 भी एक गैस है जो कि आपकी वेरिएबल गैस है बट इंपॉर्टेंट गैस है, ठीक है। CO2 में आप क्या देखेंगे, ये जो है हमारे एटमॉस्फेयर की हीट को क्या करता है, मेंटेन करता है ना, कैसे करता है ये अभी देखेंगे, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये हमारे एटमॉस्फेयर की हीट को क्या करता है, मेंटेन करता है। इसीलिए इसे एटमॉस्फेयर का क्या कहते हैं, कंबल कहते हैं। जो एवरेज टेम्परेचर होता है ना हमारे अर्थ का, जब तक CO2 अपना जो वर्क कर रहा है, ठीक है, जैसे मान लो कि CO2 काम कर रहा है ना, तो हमारा जो एवरेज टेम्परेचर चलता है पूरा पृथ्वी का, है ना, सुबह से अंत तक, रात तक, जो एवरेज टेम्परेचर है 15 डिग्री होता है, ठीक है। लेकिन नासा में जो एक वो हुआ था, नासा में क्या हुआ था, नासा के अकॉर्डिंग रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा था अगर CO2 वर्क ना करे, अगर CO2 ना बने और एक लेयर ऑफ ब्लैंकेट की एक लेयर ना बने एटमॉस्फेयर में, है ना, तो जो अर्थ का टेम्परेचर है -18 डिग्री चला जाएगा। इस बात को ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एवरेज टेम्परेचर सुबह से लेकर रात तक जो होता है 15 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन कहा गया है नासा की रिपोर्ट ने कि अगर CO2 नहीं बनाएगा लेयर तो वो क्या हो जाएगा, -18 डिग्री सेल्सियस अर्थ का टेम्परेचर चला जाएगा। तो सोच लो कितना ठंडा होने वाला है ना। इसलिए तो इंपॉर्टेंट है एवरेज टेम्परेचर याद रखना है, ठीक है। ब्लैंकेट ऑफ अर्थ है, ठीक है, ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर की हीट को ट्रैप करने की कोशिश करता है, ठीक है। और ये नासा की एक रिपोर्ट थी जिसमें ऐसा बोला गया था टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। चलिए, तो अब आपके सामने आता है कि कैसे हमारा जो CO2 है वो कैसे एज अ ब्लैंकेट की तरह काम करता है और कैसे वर्क करता है। एक तो इतना वो है कि समझ नहीं आता क्या चल रहा है। चलो चलो देखो, ये है सन, है ना, सन भैया है हमारे, ठीक है, सूरज दादा। सूरज दादा जब गिरते हैं, सूरज दादा जब धरती पे गिरते हैं तो इसे कहते हैं रेडिएशन। रेडिएशन जो गिरा रहे हैं सूरज दादा यहाँ से रेडिएशन गिरा रहे हैं, ठीक है। जो रेडिएशन होती है ना, इसकी जो वेवलेंथ होती है शॉर्ट होती है, शॉर्ट वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ। अगर हम बात करें वेवलेंथ, तो जब हम कभी वो पढ़ते हैं ना कि किसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ कहते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाने को ये एक वेवलेंथ कहते हैं। जैसे हम लैम्डा से दर्शाते हैं ना, यहाँ से आता है एक ट्रस्ट एक ट्रफ, दोनों को मिला के जो एक वेव बनती है दैट इज अ वेवलेंथ, जिसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो याद रखना, सन से जो रेडिएशंस आती हैं पृथ्वी पर वो शॉर्ट वेवलेंथ की होती है, और जब वो शॉर्ट वेवलेंथ की होती है तो पृथ्वी के अंदर आसानी से चली जाती है। याद रखना, जब ऊपर सूरज से कोई रेडिएशन पृथ्वी की तरफ आती है उस समय पृथ्वी उन रेडिएशन के लिए ट्रांसपेरेंट बन जाती है, ट्रांसपेरेंट बन जाती है, तो इजीली अंदर एंटर कर जाती है, ठीक है, अंदर एंटर कर जाती है। ये इसका एटमॉस्फेयर है, ठीक है,
एटमॉस्फेयर है, यहाँ इसने एंटर कर दिया, चली गई। अब जो चीज अंदर आई है वो बाहर भी जाएगी, ये बात याद रखना। जो चीज एक बार अंदर आई है आएगी और जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद ये यहाँ से जाना शुरू कर देती है। तो सुनो, इस एटमॉस्फेयर में CO2 के पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, CO2 के पार्टिकल्स होंगे। और अगर CO2 के पार्टिकल्स होंगे तो क्या करेगी, कुछ वेवलेंथ तो है जो बाहर चली जाएगी, और कुछ जो है इस जहाँ पे CO2 के पार्टिकल दिखेंगे वहाँ पे ट्रैप हो जाएगी और नीचे की तरफ वापस आ जाएगी, है ना, बाहर नहीं जा पाएगी। जहाँ पे CO2 बहुत मात्रा में कम होगा वहाँ से निकल जाएगी, जहाँ पे कमी होगी वहाँ से निकल जाएगी, जहाँ से कमी नहीं होगी वहाँ से अंदर आ जाएगी। अब याद रखना, जब मैंने कहा था ये शॉर्ट वेवलेंथ होती है तो इसके लिए अर्थ का एटमॉस्फेयर ट्रांसपेरेंट होता है। जब जाती है तो ये क्या होती है, जब ये जाती है तो इसे कहते हैं लॉन्ग वेवलेंथ, ठीक है। जब जाती है तो लॉन्ग वेवलेंथ के रूप में जाती है, जाने वाली को लॉन्ग वेवलेंथ, आने वाली को शॉर्ट वेवलेंथ। अर्थ में आएगी तो ट्रांसपेरेंट होगा उसके लिए अर्थ, जाने वाले के लिए अर्थ जो है ओपेक बन जाता है, ओपेक, ठीक है। अर्थ का एटमॉस्फेयर जाने वाली जो रेज होगी, जाने वाली रेडिएशन होगी, उसके लिए क्या बन जाएगा, ओपेक बन जाएगा, ठीक है। तो जाएगी नहीं, तो जहां जहां पे CO2 के पार्टिकल्स दिखेंगे वहां वहां पे वो अंदर की तरफ वापस ट्रैप हो जाएगी, ठीक है। अब बताओ, जो भूमि पे जो आ रही है उसको शॉर्ट वेवलेंथ के साथ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी कहेंगे, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। वाप ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, क्योंकि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का मतलब होता है, टेरेस्ट्रियल क्या होता है, ग्राउंड फ्लोर होता है ना, ग्राउंड में आना, तो वही है अर्थ के, ये सन की किरणों के लिए तो ये ग्राउंड ही हुआ एक तरीके से। तो याद रखना, जो ट्रांसपेरेंट होती है जब वो आती है, और जब लॉन्ग वेवलेंथ के रूप में जाती है तो वो ओपेक बन जाता है, उसके लिए वो एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो ये ट्रैप हो जाती है। ट्रैप होने के कारण जो यहाँ की अंदर की जो क्या बोलती है, अंदर CO2 ट्रैप करने के कारण यहाँ पे क्या होता है, हीट टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ने लग जाता है ना, बढ़ने लग जाता है। इसी वजह से क्या बोलते हैं, जो हमारी अर्थ है पूरी ठंडी नहीं होती, इसीलिए बोला जो उसका एवरेज टेम्परेचर सुबह से शाम तक का जब लगाया गया तो वो 15 डिग्री सेल्सियस आया, ठीक है। इसी वजह से हमारी जो अर्थ है वो ग्रीन है। अर्थ है क्या, ग्रीन क्या है, मतलब टेम्परेचर इसमें मेंटेन करके रखा है। अब बात आती है कि ये ना जब फिनोमिना हुआ तो इस फिनोमिना को वो भी करा गया, ठीक है। अब इस फिनोमिना में क्या बात हुई है कि कई हमारे अर्थ में ऐसे रीजन्स हैं, कहीं हमारे अर्थ में ऐसे रीजन हैं जहाँ पे ठंड रहती है, मोस्टली पोलर रीजन्स वगैरह में, या उससे थोड़े अगर रशिया की तरफ चल जाएं, है ना, यहाँ पे क्या होता है, कनाडा की तरफ चल जाए तो ठंडा इलाका है, तो यहाँ पे कहीं कई बार पता है क्या होता है, मतलब ये वाला इलाका जहाँ पे सब्जियाँ उगाना इसकी वजह से, ठंड की वजह से क्या होता है, पॉसिबल नहीं होता। तो उन्होंने क्या अपनाया, उन्होंने इसको एक तरीके से एक ग्लास टाइप का घर लिया, एक ग्लास टाइप का घर लिया, उसमें क्या किया, इन्होंने देखा कि जो सूरज की रेडिएशन है यहाँ आती है। अभी हमने बताया था अर्थ के लिए जो रेडिएशन अंदर आ रही है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है। अर्थ के लिए ना रेडिएशन तो आराम से आ जाती है, फिर जा नहीं पाती, ग्लास से वापस जा नहीं पाती, जिसके कारण ये गर्मी मेंटेन हो जाती। और यहाँ पे उन्होंने देख क्या पाया कि यहाँ पे तो चीज़ें हरी हरी हमें क्या उगते हुए आराम से यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह उगा सकते हैं, और एक टेम्परेचर मेंटेन करके, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर उगानी है तो उसके लिए टेम्परेचर तो चाहिए होगा, ठंड ही रहेगी तो टेम्परेचर कैसे उगेंगी, मतलब वो टेम्परेचर बोल रही, घास फूस या उन्हें जो भी प्लांट्स वगैरह वहाँ पे ग्रो करने वो कैसे होंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए उन्होंने क्या करा, ये तरीका अपनाया, और इससे उन्होंने देखा कि यहाँ पे उनकी फल फूल सब्जियाँ हरी हरी मतलब दिखने लगी। तो इस वजह से इसी को उन्होंने ग्लास इफेक्ट भी कहा था, ग्लास इफेक्ट कहा था। और इसी ग्लास इफेक्ट में जो ये गैसेस हैं, इसी को सब कुछ हरा दिखने लगा था, तो ग्रीन हाउस गैसेस इसी को देख के नाम दिया था, ठीक है। पर अब सोचो, खुद ही सोचो, चलो ठीक, ये मान गए, इतनी सी बात, ठीक है। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि ओजोन से रिलेटेड बात जाननी ज़रूरी हो गई, ठीक है। देखो, जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन ग्रीन हाउस गैसेज जो होंगी ये अगर ज़्यादा अमाउंट में हमारी हीट बढ़ने लगे ना, अगर ज़्यादा अमाउंट में हमारी हीट बढ़ने लगे तो ये भी प्रॉब्लम करती है ना, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट बढ़े तो ये भी दिक्कत करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो ग्रीन हाउस गैस है वो वाला बात तो मैंने आपको बता दिया।
अब बात आती है थोड़ा सा ओजोन से रिगार्डिंग, ठीक है, क्योंकि ओजोन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब ग्रीन हाउस गैसेज आती हैं, है कि नहीं। तो चलो, ओजोन ना दो टाइप के होते हैं, आइदर गुड आइदर बैड। अब आधे बोल रहे होंगे ये क्या बात बोल दी भैया। ओजोन दो टाइप के होते हैं, जो हमारा ओजोन होता है दैट इज O3, जो कन्वर्ट होता है O2 प्लस O में, है ना। कन्वर्ट होता है कब, जब यहाँ पे यूवी रेज आती हैं। जब यूवी रेज आती है सूरज से, सूरज की रोशनी आएगी, यूवी रेज आती है, तो ये कन्वर्ट करती है अपने O3 को पार्टिकल्स को O2 प्लस O में, ठीक है। यूवी रेज, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा जो ओजोन होता है ये दो टाइप की होती है, आइदर गुड ओजोन आइदर बैड ओजोन। गुड ओजोन किस फॉर्म में कह रहा है, गुड ओजोन क्योंकि ये हार्मफुल रेज जो होती है उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है हमारा कौन, ओजोन। ऐसे में तो ठीक, ओजोन बनाने में जो गैसेस रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है, ओजोन को बनाने में जो गैस रिस्पॉन्सिबल होती हैं वो कौन सी होती है, हेलोन गैस, ठीक है, जो हेलोजन वाली होती है ना, हेलोन गैस होती है, ठीक है। क्लोरीन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर क्लोरीन रहेगा तो हमारी ओजोन जो है डिप्लीट ज़्यादा होगी, ठीक है। इसके लिए भी एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था, ठीक है, 1987 में कनाडा में बुलाई गई थी टीम, उसमें बोला गया था ओजोन को रोकना है तो एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था जो कि ज़्यादा इफेक्टफुल लगा था, ताकि हम ओजोन को डिप्लीट होने से बचा सकें, ठीक है। चलो वापस आते हैं, थोड़ा सा बताएंगे तब, ठीक है। मोस्टली इन्वायरमेंट वाला टॉपिक होता है तो इसमें थोड़ा सा डिटेलिंग दी जाती है, चलो ठीक है। ज़्यादा डिटेल आपको इन्वायरमेंट वाला टॉपिक जब यह ओजोन आएगा तब स्पेशली दी जाएगी, उस समय से पहले सुनो। तो हमारा जो ओजोन होती है ना, हमारी जो एटमॉस्फेयर में लेयर्स होती हैं, ठीक है, तो ये लेयर्स है, ठीक है। देखो ये लेयर्स देख रहे हो आप, ये लेयर्स देख रहे हो, तो सबसे पहले क्या आता है आपका ट्रोपोस्फेयर आता है, फिर क्या आता है स्ट्रेटोस्फेयर में। तो जो हमारी ओजोन है ये हमको कहाँ में मिलती है, स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है हमें ओजोन लेयर। इसका काम क्या होता है, यूवी रेज से प्रोटेक्ट करना, किसको, धरती को, ठीक है, क्योंकि ये कैंसर टीबी वगैरह चीज़ें पहुंचा सकती है क्या, अगर इससे यूवी रेस पास होगी। यूवी रेस हम पे ना तीन टाइप की होंगी, UVA, UVB और UVC, ठीक है। ये दोनों बहुत ज़्यादा क्या होती है, हार्मफुल होती है, UB और C, ठीक है। हार्मफुल बहुत ज़्यादा होती है जिससे स्किन कैंसर होने के चांसेस है, और स्किन कैंसर हो के तो दिक्कत करता है चीज़ों को, ठीक है, डिजीज़ को। तो इसीलिए हमारे पास क्या है यहाँ पे क्या बोलते, यूवी रेस को बचाने के लिए हमने ओजोन को, ओजोन लेयर बनी हुई है, ठीक है, ताकि वो हमको प्रोटेक्ट कर सके। अच्छा, जो ये है ना, ये 15 किलोमीटर तक मैं बता रही हूँ, ये जो है 15 किलोमीटर तक हमारी ओजोन जो है सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। ये हमारी जो 15 किलोमीटर तक है ये ओजोन क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। उसमें क्या होता है, ओजोन का काम क्या होता है, यूवी रेस को फिल्टर कर लेती है, और यूवी रेस को फिल्टर करे तो आसानी से क्या कर लेते हैं, चीज़ें आसानी से धरती पे नहीं पहुंचती है, जो हार्मफुल रेडिएशन है वहाँ वो पहुंचेगी नहीं, ठीक है, क्योंकि ये क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है रेडिएशन सन की, ठीक है। अब बताओ, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, जो मैंने एक चीज़ बताई क्लोरीन, है ना, क्लोरीन गैस भी इंपॉर्टेंट है जो इसमें इसको डिप्लीट करने में मदद करती है। तो हमारे जो क्लोरीन गैस हमें किन किन चीज़ों में मिलती है, जो हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ठीक है, और रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, परफ्यूम होते हैं, है ना, इन सब में क्या होती है, क्लोरीन की मात्रा होती है। तो ऐसा हुआ था, हमने क्या देखा था, जो हमारा ओजोन है हमने कहाँ देखा था, अंटार्कटिका से पता चला था कि वो बहुत ज़्यादा डिप्लीट होने लग गया, ठीक है, वजह थी उसमें क्लोरीन का इस्तेमाल, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ये हमारे मोस्टली हमारे ओजोन जो लेयर ये ओजोन होती है ना, ये मोस्टली कहाँ पे ज़्यादा दिखेगी आपको, ये ना आपको दिखेगी पोलर वाले रीजन्स में इजीली दिख पाएगी, है ना, क्योंकि होल टाइप का जो ब्लैक होल होता है वो आपको वाइट वाले रीजन में दिख पाएगा। अब ये बाद में बढ़ ना जाए और ये ट्रॉपिकल से टेम्परेट जोन तक ना पहुंच जाए, इसको रोकने के लिए इसीलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था 1987 में, ठीक है। और जो कि 1987 में बोल रही हूँ तो मतलब ये मान के चलो इस समय इस यहाँ पे मीटिंग हुई थी, ठीक है, मीटिंग हुई थी। इस प्रोटोकॉल को 1909 में लागू कर दिया गया था, ठीक है, लागू करा था। और उस लागू करने में क्या कहा था कि क्लोरीन का इस्तेमाल बंद करो, ठीक है,
क्लोरीन का इस्तेमाल बंद करो, ठीक है। तो उसकी जगह अब देखो, अगर कोई चीज हटती है ना, जैसे CFC है, तो जहां जहां पे क्लोरीन का इस्तेमाल हो रहा था, क्लोरीनेटेड गैस थी, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोरीनेटेड गैस, वो सारी हटाई गई है, ठीक है। तो इसकी जगह अगर कोई चीज रिप्लेस करनी हो, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई चीज है और आपने उसे हटाना है, तो उसकी जगह कोई और चीज तो लानी पड़ेगी ना, वरना वो हटेगी कैसे, वरना, है ना। अब तक आप ज्यादातर चीजों में इस्तेमाल करते थे क्लोरीन, अब वो हटेगी तो उसकी जगह कुछ दूसरा लाना पड़ेगा ताकि वो उसको रिप्लेस कर सके। तो उन्होंने यूं बोला कि अब CFC की जगह आप हर जगह पे यूज करोगे HFC। HFC की थी हाइड्रोजन फ्लोरिनेटेड कार्बन, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये वाला ना, इसकी मात्रा ना किसी चीज को खत्म करने की 0.0 समथिंग मात्रा वो होती है, परसेंट होती है, ठीक है। तो ये इतना इफेक्ट नहीं डाल रहा था ओजोन पे, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम लेता है उसको इफेक्ट डालने में। तो इससे क्या हो रहा था, इससे कमी हो रही थी, ठीक है। इससे क्या होता, ओजोन की लेयर पे कोई ज्यादा फर्क ज्यादा नहीं पड़ रहा था, ठीक है। और जब तक पड़ता तब तक वापस हम दोबारा से ओजोन लेयर को वापस प्रोटेक्ट कर लेते थे, ठीक है। तो इस वजह से इसकी जगह CFC की जगह HFC का इस्तेमाल करने लगे, ठीक। अच्छा, अब बेड ओजोन बोला, तो बेड ओजोन आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको ट्रोपोस्फेयर में मिलेगा। ट्रोपोस्फेयर में क्या मिलेगा, मतलब जो आप फोटोकेमिकल स्मोक देखते हो ना, फोटोकेमिकल स्मोक, फोटोकेमिकल स्मोक देखते हो, फोटोकेमिकल स्मोक, ठीक है। फोटोकेमिकल स्मोक मतलब स्मोक प्लस फॉग, स्मोक प्लस फॉग। इसमें जो वो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर, ठीक है, साथ में आपको बोलेंगे सॉल्ट के पार्टिकल्स भी दिखेंगे। तो देखिए, सॉल्ट के पार्टिकल्स जब आपको एटमॉस्फेयर में मिलते हैं ना, तो सॉल्ट के पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक तरीके से हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की तरह काम करता है। इसका काम क्या होता है, वाटर वेपर्स को अपने आसपास इकट्ठा कर देना, जिस वजह से बादलों का निर्माण हो जाता है। और वो बादल में क्या प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से एक बादल सा कुंवारा सा बन जाता है, जिसमें आपको स्मोक प्लस फॉग क्या होता है, चिपकने लगते हैं पानी के साथ, वाटर वेपर में चिपकने लगते हैं और एक बड़ा सा लेयर बनाते हैं। इसलिए कभी कभी आप सर्दियों में देखो तो आपको वो दिखता है, आगे से पूरा बादल छाया रहता है ना, धीरे धीरे आपको जाने में बड़ी दिक्कत होती है, कभी तो एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, इतनी तेज स्पीड से चल रही होती है। तो वो इसी की वजह से होता है, ठीक है। तो इसीलिए बैड ओजोन इसलिए कहा क्योंकि ये वैसे नेचुरली नहीं एग्जिस्ट करता है, ये होता है, ये प्रोड्यूस किया जाता है कब, ट्रोपोस्फेयर में, जहाँ पे आपकी वेदरिंग कंडीशंस होती हैं, ठीक है, जो कि आपकी फर्स्ट लेयर होती है, ठीक। तो किस तरीके से देखो, UVC-AB दे रही थी मैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बोला था जो ज्यादा क्या होंगी, हार्मफुल होंगी, वो आपकी B और C होती है। यहाँ पे क्या होता है, B और C में जो कंसेंट्रेशन होता है UV रेज का, वो क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। उम्मीद है इतना क्लियर हो गया होगा। ये क्या आ रहा है इसमें, ठीक है। तो ये हमको क्या कर सकते हैं, ग्रीन हाउस गैस में भी क्या बोलती है, हेल्प करती है। ये ग्रीन हाउस गैस को भी वो करती है, प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस में भी ये बेड रेज जो होती हैं वो हेल्प करती है, ठीक। उम्मीद है इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ये इस तरीके से दिखा रखे, अर्थ है, इसी के आपको ऊपर जाके ओजोन लेयर मिलती है जो प्रोटेक्ट करती है। इसीलिए सनस्क्रीन वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है ताकि प्रोटेक्ट कर सके। सनस्क्रीन तभी लगाई जाती है ताकि वो UV रेज को प्रोटेक्ट कर सके। पर कई विद्वान ऐसे हैं वो इसमें भी थोड़ा नुक्स निकालते हैं भैया कि वैसे भी हमारी भारत की जनता धूप कम ले रही है, तो धूप कम ले रही है तो सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे, सनस्क्रीन लगाते हैं तो क्या बोलते हैं, हमारे धूप को अंदर, विटामिन D अंदर नहीं जाता। पर ऐसा थोड़ी, आप सनस्क्रीन हर जगह लगाने पे लगे हुए हो, ठीक है। आराम से सुबह की धूप आराम से ले सकते हो, जिससे चीज़ें थोड़ी सी खराब ना हो, ठीक है। धूप लेनी ज़रूरी है भाई, ये बात हमेशा याद रखना, धूप ज़रूर लेनी है, सुबह की ले लो, 5 या 10 मिनट ले लो, कुछ नहीं बिगड़ेगा, उसके बाद अपने काम करो, ठीक है। और सनस्क्रीन इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, मोस्टली गर्ल्स यूज़ कर लेती हैं, है ना, लड़के भी कहीं करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो महान, जिनकी आत्माएं घूमती हैं, कई तरीके की चीज़ें देखेंगे और उसके बाद बोलेंगे नहीं सनस्क्रीन अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है, इट प्रोटेक्ट अस, सो यूज़ इट, ओके, यूज़ वाइसली। ऐसा भी नहीं कि इनको लपोड़ लपोड़ के लगाना है, ठीक है, वो भी हानिकारक है। चलो भैया, थोड़ा वाटर वेपर के बारे में पढ़ते हैं। वाटर वेपर भी आपके लिए, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाटर वेपर जो होते हैं, जो वेपर्स आपको दिखते होंगे, है ना, ऐसे वेपर्स बने हुए होते हैं, ठीक है। अब इन वेपर्स का क्या काम है भैया, ये वेपर्स जो हैं डिक्रीज होते हैं जैसे ही आपका एल्टीट्यूड बढ़ता है। ये अर्थ सरफेस है, यहाँ पे आपको ज़्यादा क्या मिलेंगी, वेपर्स मिलेंगे, वाटर वेपर्स ज़्यादा होंगे। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे वाटर वेपर्स घटने लगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, यहाँ बहुत कम मात्रा में,
मिलेंगे आपको, ठीक है। इसीलिए आप उस एरिया में अगर जाओगे जहाँ ठंडा एरिया है ना, जब आप वहाँ पे जाओगे तो आपको क्या लगेगा, अगर वाटर वेपर की ऊपर की तरफ जा रहे हो, वाटर वेपर की कमी पड़ रही है, तो आपका मुंह जो होगा फटने लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर वहाँ कमी पड़ रही है तो वो पानी कहाँ से लेगा, आपके फेस से जो वाटर्स होंगे ना अंदर, मतलब स्पोर्ट्स में, वो भी क्या कर देंगे, एब्जॉर्ब कर लेगा बाहर इन्वायरमेंट, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर आपका वो कर लेता है, निकाल लेता है उसे, जैसे जब हाइट पे जाते हो। इसीलिए आपके जो गाल होते हैं वो क्या होते हैं, फटने लगते हैं, है ना, ठंडे इलाके में जाते हैं, क्योंकि वेपर्स की वहाँ कमी होती है, तो वहाँ से वेपर रिलीज हो जाते हैं फेस से, है ना। ये चलो, जो वाटर वेपर्स है ना, ये ब्लैंकेट की तरह काम करता है। भाई कैसे? क्योंकि हमारे जो वेपर्स होते हैं वो इस तरीके से बने होते हैं कि नहीं, इस तरीके से बने होते हैं। तो ये ब्लैंकेट की तरह कैसे वर्क करता है कि अगर, क्योंकि अर्थ की निचली सरफेस में मैंने क्या बोला था, वाटर वेपर ज्यादा होते हैं, तो एक तरीके से पूरी परत बना देते हैं। तो इसी वजह से परत बनाते, तो ये ग्रीन हाउस का गैस का भी इस्तेमाल होता है इसमें, है ना। जैसी कोई रेडिएशन आ रही है तो उसको परत बन रही है तो नीचे ट्रैप हो जाएगी, तो ये ग्रीन हाउस गैस की तरफ वर्क करेगा। पर ये हार्मफुल क्यों नहीं होता? क्योंकि ये नेचुरल है। जो चीज़ नेचुरल होगी वो कभी भी हार्मफुल नहीं होती है, क्योंकि जैसे ही सूरज की रोशनी अंदर पड़ती है तो एक टाइम के बाद क्या हो जाता है, ये जो वेपर्स हैं वो ठंडे हो जाते हैं। वो देखा, जब आप गैस में पानी रखते हो और वो गर्म होगा और ऊपर से आपने लिड लगाई हो, तो लिड जैसे ही हटती है आप देखते हो ऊपर वेपर होते हैं, और जैसे ही आप लिड को हटाते थोड़ी देर बाद आप देखोगे वो वेपर्स के लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, है कि नहीं। तो जब वो वेपर्स लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं तब आपको क्या लगता है कि वेपर्स किस में कन्वर्ट हो गए, लिक्विड में। तो इस वजह से क्या बोलते हैं, ये हमको दिक्कत नहीं करते ग्रीन हाउस गैस के इफेक्ट में, ठीक है। इसीलिए इसमें ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है, ज़्यादा क्रिएट होने ना होनी भी होती है, और होती भी है तो इफेक्टिव रहती है, उससे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होता है। जो वाटर वेपर होता है ना, वो कंट्रीब्यूट करता है स्टेबिलिटी और इनेबिलिटी इन द एयर, ठीक है। तो जो जलवाष्प होता है वो हवा की स्थिरता में भी योगदान देता है। मतलब जो हमारे वाटर वेपर्स होते हैं, जो ऊपर एयर चल रही होती है, उनको भी प्रभावित कम करता है और उनमें भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर पेपर में स्टेटमेंट आया तो बुक उठा के देगा यहाँ से, फिर यहाँ से, ठीक है। ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो पेपर में पूछा जा सकता है कि एल्टीट्यूड के साथ वाटर वेपर्स कम हो जाते हैं और वाटर वेपर्स कंट्रीब्यूट करते हैं एयर की स्टेबिलिटी और इनेबिलिटी पे, ठीक। वाटर वेपर्स जो होते हैं मैक्सिमम कहाँ पे होते हैं भैया, इक्वेटर में होते हैं, ठीक है। तो हमारे जो वाटर वेपर्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, हमारे वाटर वेपर जो हैं सबसे ज़्यादा हमें कहाँ पे मिलेंगे, इक्वेटर में। क्यों? धूल, हमारा जो सूरज होता है सबसे ज़्यादा कहाँ गिरता है, सीधी, सूरज सीधा यहाँ गिरता है ना, यहाँ पे तो सीधी रेखा में गिरता है, तो यहाँ पे इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, इवेपोरेशन रेट ज़्यादा होगा तो वाटर वेपर ज़्यादा बनेंगे। जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो क्या होता है, इवेपोरेशन जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो इवेपोरेशन रेट कम होगा, बिकॉज वहाँ पे क्या होगा, सूरज है भैया, सूरज उनको क्या बोलते हैं यहाँ पर ठंडा कर देगा, और ठंडा कर देगा तो वाटर वेपर थोड़ी रहेंगे, फिर तो कुछ और बन जाएगा, कभी बर्फ़ की तरह गिरेंगे, है ना। तो इस वजह से वाटर वेपर मैक्सिमम होता है इक्वेटर पे, इस बात को याद रखना, एज कम्पेयर टू पोल, ठीक है। एक्ट ऐसे ग्रीन हाउस गैस बताया मैंने आपको, क्योंकि उसके वाटर वेपर्स जो होते हैं वो ग्रीन हाउस की तरह ही एक्ट करते हैं, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा रहते हैं तो लेयर फॉर्म प्रोवाइड कर लेते हैं, ठीक है। और इसे ट्रैप करते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन में, ठीक है। टेरेस्ट्रियल हम किसको कहते हैं, स्थलीय, ठीक है। स्थल को कहते हैं जहाँ जो सरफेस होती है अर्थ की, उसे टेरेस्ट्रियल कहते हैं। तो वहीं पे ट्रैप करने का काम करते हैं रेडिएशंस को, इसलिए इसे क्या कहते हैं, GHG, ग्रीन हाउस गैस। किसको, वाटर वेपर। अगर पेपर में कभी ये एक स्टेटमेंट आए क्या, वाटर वेपर एक्ट एज अ ग्रीन हाउस गैस, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, है ना। सोचना मत कि नहीं CO2 ही होगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा हमने बोला था डस्ट पार्टिकल से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे, जिसमें डस्ट पार्टिकल आपको क्या बोला गया था, चलिए ठीक है। चलो, तो क्या है, इट इज कंसंट्रेटेड इन लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, कन्वेंशनल एयर करंट्स में ट्रांसपोर्ट देन द ग्रेट हाइट्स। ओके, डस्ट पार्टिकल्स की बात कर रहा है, तो कह रहा है अगर आपकी अर्थ है और इसमें एक एटमॉस्फेयर है, तो क्या बोलते हैं, अर्थ के लोअर वाले पार्ट में, ये अर्थ है, इसके लोअर जो इसके पास वाला एरिया है ना, यहाँ पे आपको डस्ट पार्टिकल की मात्रा आपको ज़्यादा दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे वाटर वेपर भी रहते हैं, यहाँ पे अदर गैसेस भी रहती हैं, ठीक है। तो वो
डस्ट पार्टिकल्स को यहाँ पे क्या कहते हैं, उन गैसेस में एक सॉल्ट पार्टिकल बताया था ना, सॉल्ट पार्टिकल होता है जो कि हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियर की तरह वर्क करता है, जिसका काम क्या होता है, धुआं, धूल, कण, वाटर वेपर सबको क्या करता है, उस वाटर वेपर पूरा इकट्ठा कर देता है। और इकट्ठा करने के कारण ये डस्ट पार्टिकल क्या करता है, डस्ट पार्टिकल में सॉल्ट पार्टिकल क्या करता है, एक तरीके से धुआं जैसे स्मोक बना देता है ना, बताया था वही है। तो लोअर लेयर में इसीलिए एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेशन डस्ट पार्टिकल का ज़्यादा होता है। उसके बाद आती है कन्वेंशनल एयर, है ना, कन्वेंशनल एयर करंट्स में ट्रांसपोर्ट एंड द ग्रेट हाइट्स। जो कन्वेंशनल एयर करंट्स होती हैं ये क्या करती है, डस्ट पार्टिकल्स को ऊपर भेजने में मदद करती है। करंट्स का क्या होता है, हवा की तरह होती है ना, एयर्स होती है एक तरीके से करंट्स, तो क्या करती है, डस्ट पार्टिकल्स को ऊपर भेजने का काम करती है, ठीक है। और ऊपर भेजने का काम करती है तो जो हायर कंसंट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल होता है सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में चला जाता है ड्राई विंड के कारण। तो ये समझ रहे हो, जो कन्वेंशनल करंट्स होती है इनका क्या काम होता है, डस्ट पार्टिकल को मूव करवाना, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। और काम क्या होती है, जो इनकी हायर कंसंट्रेशन रहती है कहाँ पे, अर्थ के पास पे, उनको ये टेम्परेट या सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल के ऊपर सब ट्रॉपिकल है और उसके ऊपर टेम्परेट रीजन होता है ना, ये सब, ये अगर ये बोलूँ ट्रॉपिकल है तो सब ट्रॉपिकल है, उसके ऊपर टेम्परेट रीजन है, तो वहां तक पहुंचाने में कौन मदद करती है, विंड्स। कौन सी विंड, ड्राई विंड, ठीक है। वही आपने हिंदी में भी लिख रखा होगा, आप एक बार पढ़ लीजिएगा इसको, हिंदी में सेम चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद आप पे आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है एज ए पॉइंट पेपर के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। होप इतना सबको क्लियर हो गया होगा और मुझे लगता है इसमें किसी को कोई समस्या भी नहीं आई होगी एज सच, क्योंकि ये इतना वो नहीं था, ठीक है। आपको हमने ऑलरेडी CO2 से रिलेटेड चीज़ें आपको बता रखी हैं, और CO2 में हमने आपको एक चीज़ बताई थी, क्या बोलते हैं कि हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस। तो इस बात का भी याद रखना, हमारा जो CO2 है ना, कभी कभी ये अर्थ के टेम्परेचर को भी इंक्रीज कर देता है ना, क्योंकि CO2 ज़्यादा बढ़ेगी, ज़्यादा हीट ट्रैप होगी, ज़्यादा हीट ट्रैप होगी तो CO2 में जो है क्या होगा, टेम्परेचर अंदर का ज़्यादा कर देगा। और अगर ज़्यादा टेम्परेचर हुआ, सोचो अगर ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तो भी ये बहुत डिस्ट्रक्शन क्रिएट करे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ते ही ग्लेशियर्स टूटने लगेंगे, गिरने लगेंगे, पानी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, पानी बढ़ेगा तो बाढ़ आएगी, बाढ़ आएगी तो सोचो क्या क्या डूबेगा, है ना। तो ये भी है, इसीलिए हमारे अर्थ में इस तरीके से चीज़ें बनाई गई हैं कि टेम्परेचर भी मेंटेन रखें। और इसीलिए आपने जो मैंने आपको बताया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ओजोन को लेके, इसीलिए ये ज़्यादा इफेक्टिव है। इवन क्योटो प्रोटोकॉल जो ग्रीन हाउस गैस को लेके भी था ना, जो क्योटो प्रोटोकॉल था आपका, वो भी इतना इफेक्टिव नहीं हुआ, लेकिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इसमें इफेक्टिव हुआ, क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी थी। अर्थ को बचाना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, साथ में वहाँ से सन से जो रेडिएशन आ रही उन चीज़ों को भी रोकना ज़रूरी था, ठीक है। तो इस बात को समझो कि इम्पॉर्टेंट है ये, ओके। इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग होने के चांसेस हो जाते हैं जब आपका अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तो उस चीज़ को रोकना ज़रूरी है। इसलिए हमेशा याद रखें, चीज़ें अगर कुछ चीज़ें लिमिटेड ही अच्छी लगती हैं, अगर आप उसको एक्स्ट्रा अमाउंट में चीज़ें करोगे तो वो दिमाग ख़राब करती है ना। ऐसा हमारे साथ हमारे दिमाग में भी होता है, अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक लिमिट तक पढ़ा जा सकता है, एक लिमिट के बाद आपको ब्रेक लेना ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं ले रहे हो तो दिमाग उतना ग्रेस्प नहीं कर पाता है ना। तो कई बार हम तो बहुत सारा पढ़ लिया पर दिमाग से निकल गया, क्या हुआ। तो इसीलिए चीज़ों को लिमिटेड तौर पर आपको पढ़ना भी है कि नहीं, ओके। सो लेते रहिए, निकालते रहिए, लेते रहिए, निकालते रहिए, है ना, इंपॉर्टेंट है। चलो अब आपकी आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। एज यू ऑल नो ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसका, आपके ज्योग्राफी का, इवन कई बार आई भी, है ना। इसमें कई तरीके से चीज़ों ने याद करा रखी है, ट्रस्ट मी एन एग्ज़ाम हॉल, है ना। ऐसे याद मतलब काइंड ऑफ चीज़ें याद है ना, काइंड ऑफ चीज़ें याद कर रखी हैं इसको, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर को, ठीक है। तो इस वाली वीडियो को मैं क्या कह रही हूँ, करते हैं शुरू, ठीक है। इस वाले पार्ट को करते हैं शुरू। इसमें सबसे पहले जो आपकी निचली लेयर होती है दैट इज़ कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद आपकी दूसरी आती है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आपकी आती है मेसोस्फेयर, फिर आपकी आती है थर्मोस्फेयर, फिर आपकी आती है एक्सोस्फेयर। वो ट्रस्ट में उसे से ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, है ना, ये सारी
मतलब पहले कई बच्चों ने ऐसे बनाई होगी तो उस तरीके से बता रही हूँ कि ये। वैसे खैर अब तो इन लोगों ने इतना पढ़ लिया है कि मुझे लगता है कि इसमें कभी दिक्कत नहीं आने वाली आपको, है ना। ठीक है, तो इस वाली लेयर को इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करती हूँ, है कि नहीं। नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में करेंगे ताकि आपको जल्दी रिवाइज भी हो जाए, है ना। इसके साथ नहीं लेते हैं, थोड़ा सा इसको पीछे वाले को रिवाइज करिएगा, पेपर से इंपॉर्टेंट है, आपको पता चल जाएगा इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं। मैं लेकर आऊँगी इस क्वेश्चन को भी, ठीक है, लाइव सेशन में करेंगे क्वेश्चंस को। तब तक के लिए ज़रा इस डायग्राम को देखो, मज़े लो, और तब तक के लिए थोड़ा सा पढ़ो और रेस्ट करो, ठीक है। चलो, जय हिंद एवरीवन, यहीं पे क्लास को एंड करते हैं, इसका शॉर्ट में लाएंगे ताकि आप चीज़ों को जल्दी रिवाइज कर सकें।